नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट सबसे पहले आपको दे दें। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 1064 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इंदौर में 187 सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो भोपाल में 129 की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं जबलपुर में 117, ग्वालियर में 102 नए मरीज मिले हैं। शिवपुरी में 44, सागर जिले में 35 मरीज मिले। 24 घंटों में 17 मरीजों की जान कोरोना संक्रमण ने ली। इंदौर में 3 मरीजों की मृत्यु हुई, तो भोपाल, दमोह और जबलपुर में 2-2 मरीजों ने दम तोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना के आज 1064 केस मिले हैं। अभी तक 56,864 कुल संक्रमित हुए हैं। 17 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई और अभी तक कुल मिलाकर 1282 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मृत्यु हुई है। आज 936 मरीज स्वस्थ हुए हैं और अभी तक कुल मिलाकर 43,246 मरीज सेहतमंद हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या मध्य प्रदेश में इस वक्त 12,336 है। और इंदौर में कोरोना को मात देने वालों में हर 5वां मरीज ऐसा है जिसने घर पर रहकर इलाज कराया। इन मरीजों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना और मोबाइल के जरिए स्पेशल टीम ने उनकी लगातार निगरानी की। लेकिन अब शहर में होम आइसोलेशन के साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं। शहर में एक परिवार के एक सदस्य के पॉजिटिव आने के बाद होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा था। 7 दिन के भीतर परिवार के दूसरे 17 सदस्य भी संक्रमित हो गए। अब स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच करने की बात कह रहा है। दरअसल कोरोना पॉजिटिव मरीज को होम आइसोलेट करने से पहले रैपिड रिस्पांस टीम घर का इंस्पेक्शन करती है, निरीक्षण करती है, जिसमें यह चेक किया जाता है कि मरीज को अलग से रखने के लिए घर में अटैच लेट बाथ वाला कमरा है कि नहीं। एक अटेंडर होना चाहिए जो मरीज पर 24 घंटे नजर रखे। इस प्रक्रिया के बाद ही शहर के केसरबाग रोड स्थित पार्श्वनाथ कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के कुल 17 सदस्य पॉजिटिव आ गए। फिलहाल शहर में बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच प्रशासन कम लक्षण वाले मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में रखकर ही कर रहा है। बिस्तरों की कमी को इस तरह से दूर करने का प्रयास हो रहा है। हमारे द्वारा प्रोटोकॉल्स के पालन कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जो पेशेंट होम आइसोलेटेड होता है उस पेशेंट को हर 2 घंटे में हमारी टीम वीडियो कॉल के माध्यम से उनका हेल्थ स्टेटस भी चेक करती है। इसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जिसमें अभी वर्तमान में 4 मॉनिटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। हर मॉनिटर पे लगभग 100 पेशेंट, 100-125 पेशेंट्स हम लोग देख रहे हैं और हम लोग वो लगातार मॉनिटर करते हैं। और अगर किसी का बाई चांस नहीं आता है अगर रीडिंग इस तरह की, तो हम लोग इमीडिएटली उनको कॉल करते हैं, उनसे रीडिंग मंगवाते हैं। इंदौर के भंवर कुआं स्थित एप्पल हॉस्पिटल को कोरोना इलाज के नाम पर मनमानी फीस वसूलने के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। एप्पल हॉस्पिटल में हर मरीज से पीपीई किट के प्रतिदिन 3-3 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, 5 दिन में दोबारा टेस्ट करवाया जा रहा है और हर टेस्ट के लिए 4,500 रुपए वसूले जा रहे हैं, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक 10 दिन के बाद टेस्ट होना चाहिए। एक युवती का कुल बिल 4.25 लाख का बन गया। शिकायत के बाद जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में अस्पताल प्रबंधन से बिल का रिकॉर्ड मांगा गया, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी उन्होंने बताया कि अस्पताल को नोटिस दे दिया गया है। अनियमितता पाई गई तो इस पर एक्शन भी होगा। तो फिलहाल अभी हमारी टीम उसको रिपोर्ट बना करके शोकाज नोटिस दे रही है और शोकाज नोटिस का जवाब संतोषजनक न होने की स्थिति में उनके ऊपर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण या रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करने की कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों प्रदेश की सियासत का केंद्र बन चुका है ग्वालियर चंबल अंचल, जहां बीजेपी ने सदस्यता अभियान के जरिए अपनी ताकत बीते दिनों दिखाई, तो कांग्रेस ने भी उसी जमीन पर जाकर जवाब दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और भाजपा को घेरने के लिए कई तथ्य रखते हुए सवाल भी उठाए। कांग्रेस की कोशिश थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके गढ़ में घेरें। जमीन पर कितना असर होगा ये तो वक्त बताएगा। खरीद फरोख्त अगर जनप्रतिनिधियों की हुई है तो इससे बड़ा शर्मनाक दिवस और कोई नहीं हो सकता। श्रीमान ज्योतिरादित्य का अवतरण पुनः ग्वालियर की धरती पर हुआ। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
8 मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 2 विधायक एक साथ एक मंच पर। चंबल में सजे इस सियासी मंच के जरिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को सभी नेताओं ने जमकर घेरा। इन नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के सदस्यता अभियान के 3 दिवसीय मेगा शो के दौरान भाजपा के हर नेता के सवाल का जवाब देने की कोशिश की। एक तरफ जहां बीजेपी ने दावा किया कि 3 दिन में हजारों कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए, तो पहले सिंधिया कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की बात की गई थी। श्रीमान ज्योतिरादित्य का अवतरण पुनः ग्वालियर की धरती पर हुआ। वो खून का रिश्ता, पीढ़ियों का रिश्ता 6 महीने तक भूल गए थे। संक्रमण की विभीषिका से लोग हताहत हो रहे थे, तब वो खून का संबंध और पीढ़ियों का संबंध गायब हो गया। के पद देने के लिए वहाँ हम लोगों की कोई राय थी उप मुख्यमंत्री बनने की, तो ये उप मुख्यमंत्री बनने की बात कहाँ से आ गई? जिन्होंने कहा है, आरोप लगाए हैं, पर तो ठुकराया है, तो वो लोग इसकी स्पष्ट करें माननीय सिंधिया जी। आम आवाम ने उनका खुलकर विरोध किया। नारेबाजी, मुर्दाबादी, गद्दार, वापस जाओ, ये शब्द सब आम आवाम का था कि ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता सिंधिया को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस के इस शक्ति प्रदर्शन को लेकर बीजेपी भी बेहद सतर्क दिखी। बीजेपी नेता भले ही ग्वालियर में नहीं थे, लेकिन सबकी नजरें ग्वालियर के एक एक सियासी घटनाक्रम पर थी। बीजेपी का अब दावा है कि कांग्रेस के पास चंबल में कोई नेता नहीं बचा, इसीलिए भोपाल से विधायकों को भेजना पड़ा। वैसे बीजेपी के कुछ नेताओं की नाराजगी भी सामने आई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय विश्नोई ने एक बार फिर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जब नए मेहमान आते हैं तो पुरानों को साइडलाइन कर दिया जाता है। कि कितने किसानों का कर्ज माफ आपने किया? उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता मध्य प्रदेश के नौजवानों को 4000 रुपए देंगे। आप जरा इसके जवाब दे दीजिए। जो लोग गए हैं चंबल के अंदर ये बात करने के लिए, जहां कोई नेता नहीं बचा, जहां कोई कार्यकर्ता नहीं बचा, तो क्या आप झाड़ू लगाने के लिए गए हैं क्या? घर में जब मेहमान आ जाते हैं तो जो घर में ओरिजिनल रहने वाला व्यक्ति है, थोड़ा सा उसको समेटना पड़ता है। घर की जो हाइट बढ़ी है वो इन लोगों के आने के कारण बढ़ी है, तो इसके कारण ये जो थोड़ी सी कठिन रही है, ये असहजता है, इसको सहज रूप में स्वीकार करने की आदत लोगों को डालना पड़ेगी। ग्वालियर चंबल अंचल में ये पूरी सियासी उठापटक इसलिए भी दोनों दलों के नेता कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की 16 सीटों पर उपचुनाव हैं। बीजेपी की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया का हर एक सीट पर सिंधिया समर्थक प्रत्याशियों के साथ साथ उनका अपना राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को चंबल यानी उन्हीं के गढ़ में शिकस्त देना चाहती है। देखा जाए तो चंबल में कांग्रेस और बीजेपी किसी कीमत पर एक भी सीट गंवाना नहीं चाहती और इसे लेकर दोनों ही दल हर मोर्चे पर वार पलटवार कर रहे हैं। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी है। दरअसल कांग्रेस का यह आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी सार्वजनिक सभाएं करते रहे। उनके नजदीकी और सांची में ब्लॉक अध्यक्ष मुनियप्पा 20 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी उनके साथ घूमते रहे। कांग्रेस का दावा है डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोरोना कैरियर बनकर कई लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का काम किया, लिहाजा मंत्री पद से उनको बर्खास्त करें। राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम इस बाबत ज्ञापन सौंपा जाएगा। कोरोना कैरियर बन के घूम रहे हैं, ये क्रिमिनल एक्ट है ये, और इसकी सरकार को तत्काल इन्हें बर्खास्त करना चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नर साहब के यहाँ, हम जो है राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखेंगे, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखेंगे। मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभार मिले 4 महीने बीत गए। इन 4 महीनों में वासनिक सिर्फ 2 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए। वासनिक का पहला दौरा मेल मुलाकात का था, तो दूसरा दौरा राज्यसभा चुनाव के लिए विधायकों से बातचीत को लेकर था। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में वासनिक को तब जिम्मेदारी मिली जब कांग्रेस की चलती सरकार सिंधिया खेमे की बगावत की वजह से गिर गई। वासनिक को आलाकमान ने संगठन को दोबारा खड़ा करने और विधायकों को एकजुट रख सत्ता में वापसी के लिए जिम्मेदारी के साथ भेजा था, लेकिन वासनिक की मध्य प्रदेश को लेकर अनदेखी, पार्टी के भीतर नाराजगी इसमें दिख रही है। पार्टी के कई नेताओं ने वासनिक के रवैये पर संगठन के सामने सवाल उठाए। जब संगठन को उनकी जरूरत है तो प्रदेश में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। हालांकि पार्टी उनका बचाव भी कर रही है।
और बीजेपी कांग्रेस की इस हालत पर चुटकी ले रहे। संगठनात्मक संरचना का सारा काम एआईसीसी के जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनके जिम्मे है, और जो इन 27 कॉन्स्टिट्यूंसी की जो हमारे सामने अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है, इसमें आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में रोज बैठकें हो रही हैं। रोज हमारे मंडल से लेके सेक्टर स्तर तक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। प्रभारी की दिलचस्पी तो जब आएगी जब उसको किसी भी काम में इन्वॉल्व किया जाएगा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दीपक बावरिया जी का हश्र कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ने मिलकर किया था, उसको देखते हुए मुकुल वासनिक भी खौफजदा हो चुके हैं कि कहीं उनकी हालत भी इस तरह से ना कर दी जाए और उनको भी जो है दलाल और एजेंट कहकर मध्य प्रदेश में यहां से विदा करवा दिया जाए। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के बाद से थमी रफ्तार के बीच यात्री बसों का किराया 20% तक बढ़ सकता है। सरकार लॉकडाउन के दौरान 3 महीने का टैक्स माफ करने के साथ बस किराया बढ़ाने पर सहमत हो सकती है। पूरी क्षमता के साथ बस चलाने की परमिशन देने के बाद भी बसें रूट पर नहीं उतरने के बाद सरकार ने इस संबंध में विचार किया। लॉकडाउन के बाद से 30,000 से ज्यादा बसों पर ब्रेक जारी है। हालांकि मंत्री अभी मांग पर विचार करने की बात कहते रहे, लेकिन बस ऑपरेटर के साथ बैठक में यह आश्वासन दिया जा चुका है। वहीं बस मालिक 6 महीने का टैक्स माफ करने की मांग पर अड़े हैं। संचालन कब करें, क्योंकि जब तक हमारा टैक्स माफ नहीं होगा, जब तक किराए में वृद्धि नहीं होगी, जब तक हम बसों का स्पेयर टैक्स माफ नहीं होगा, जब तक हमारा वाहन सरेंडर करने की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक हम बसों का संचालन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। उनका जो सोच था कि नहीं, हमें बस वालों के साथ में कुछ रियायत करना चाहिए, जो भी मांगे संभव हो सकती है उन मांगों में सहयोग करेंगे। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। अलग अलग शहरों में खाद की कालाबाजारी की खबरें सामने आई। नरसिंहपुर में 22 ऐसे व्यक्तियों को 919 मीट्रिक टन यूरिया दे दिया गया, जिनका कोई रिकॉर्ड तक नहीं। खुलासा भारत सरकार के अधिकृत फर्टिलाइजर पोर्टल MFMS से हुआ। पोर्टल पर एक महिला दीपमाला पटेल, जो गोदाम प्रबंधक की पत्नी है, उसके नाम पर 89 मीट्रिक टन यानी कि करीब 1900 बोरी यूरिया आवंटित किया गया, जबकि इसके अलावा कई ऐसे नाम पाए गए जो वास्तविक किसान नहीं हैं। इस पर कृषि उप संचालक ने डेटा एंट्री की चूक बताया, लेकिन गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल ने प्रशासन पर कालाबाजारी और भ्रष्टाचारी के आरोप लगाते हुए अपनी विधानसभा क्षेत्र का बड़ा घोटाला बताया। कमलनाथ से मिलकर मामले को संज्ञान में लाने की बात भी की। वहीं नरसिंहपुर कलेक्टर ने भी जांच टीम गठित कर जांच प्रतिवेदन देने का आदेश दिया है। सतना में भी किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। 251 मीट्रिक टन खाद गायब होने का आरोप लगाया। प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी की वजह से आज ये इतना बड़ा घोटाला यूरिया का हुआ है। किसान एक एक बोरी के लिए तड़प रहा है, लाइनों में लगा है। ये तो समस्या, परिवार में एक व्यक्ति लेके आता और ले जाता है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति नहीं, सारे परिवार को लेके आना पड़ेगा जब वो यूरिया मिलेगा। ये सभी जगह एक ही चीज प्राप्त हो रही है कि यूरिया का वितरण तो सही हुआ है और किसानों को हुआ है, उनके पास सारा रिकॉर्ड है, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड कीपिंग है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर रिकॉर्ड संधारण है, उसमें त्रुटि हुई है उनसे। 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर से खाद लेने आ रहा है, उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा, लेकिन मात्र 10-5 लोगों में ऐसी व्यवस्था बन गई कि उनके पास पूरा खाद पहुंच रहा है। ये हमारे जिले का नहीं, मेरी विधानसभा का सबसे बड़ा घोटाला है। हमारे पूर्व सीएम कमलनाथ जी से भी मैं चर्चा करूंगी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 115वीं जयंती 29 अगस्त को मनाई जानी है। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग उठती रही है, लेकिन उनसे जुड़ी यादों को सहेजने में कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। जबलपुर में मेजर ध्यानचंद की सगी बहन के नाम पर एक सड़क के नामकरण की फाइल सालों से लटकी है। राइट टाउन इलाके में ध्यानचंद की सगी बहन सुरजा देवी चौहान रहती थीं, जिनके निधन के बाद उनके बेटे ने घर के सामने की सड़क का नामकरण अपनी मां के नाम पर करने की मांग की। मांग का समर्थन लगभग हर नेता ने किया, चिट्ठियां लिखी, लेकिन सालों बाद भी ये फाइल सरकारी दफ्तरों में धूल खा रही। जबलपुर नगर निगम के प्रशासक महेश चंद चौधरी का कहना है कि वो जल्द से जल्द इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे देंगे।
सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी मेजर ध्यानचंद जी के नाम से कि उनकी बहन के नाम से रोड रख दिया जाए। कम से कम आने वाले पीढ़ी को ये तो पता चले कि ध्यानचंद जी का जबलपुर से कोई नाता था। मार्ग है, वो मार्ग का जो नामकरण है उसके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और इसको हम परिषद के संकल्प को प्रशासक की हैसियत में संकल्प पारित करने जा रहे हैं और आज ही ये संकल्प पारित हो जाएगा और उसको फिर आम नागरिकों के लिए और सभी शासकीय विभागों के लिए उसको सर्कुलेट किया जाएगा। जबलपुर में सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। दाम बढ़ने के चलते लोगों का बजट और खाने का मेन्यू दोनों गड़बड़ा गया। सब्जी कारोबारियों की माने तो बारिश के में दामों में आग लगी है। जबलपुर के निवाड़गंज मंडी में टमाटर 60 रुपए तक बिक रहा है। आलू 40 से 45 रुपए प्रति किलो है। बरबटी और गोभी का लगभग वही हाल है। भिंडी भी 50 से 55 रुपए प्रति किलो है। सब्जियों के दाम से व्यापारी भी परेशान है। सब्जी कारोबारी बढ़ते दाम के पीछे बरसात के कारण आवाजाही बंद होने और साथ ही लोग सब्जी की कम पैदावार को भी इसकी वजह बताते हैं। दाम बढ़ने के पीछे जमाखोरी भी एक वजह है। एक्चुअली सब्जियों के दाम बढ़ने से घर के खर्च में कटौती करनी पड़ जा रही है। अब और बाकी चीज़ें हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, हर चीज़ कम करना पड़ रहा है। बच्चों को कहीं ले जाना है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। जैसे टमाटर के भाव बढ़ गए हैं, दुगने तिगने भाव पे टमाटर बिक रहे हैं। सभी प्रकार की सब्जियां महंगी से महंगी हो रही हैं। घर का बजट बिगड़ रहा है जिससे हमें अन्य राज्यों से सब्जियों बुलवाना पड़ रही है। महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, आपका बेंगलुरु से, आंध्र प्रदेश से टमाटर वगैरह आ रहा है। एक तो भाड़ा और दूसरा बारिश जो है, बारिश में लगभग सभी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। लगभग जो सामान्य सब्जियां 10, 15, 20 रुपए किलो हुआ करती थी, वर्तमान में 40 रुपए किलो बिक रही हैं। टमाटर वगैरह जरूर 50 रुपए किलो है, बिक रहा है और आलू में थोड़ा सुर्खी 40 रुपए किलो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतने। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।